हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम अध्याय 3 के अंतर्गत जल संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं जल संसाधन क्या है। आप सब जानते हैं जल के बिना जीवन संभव नहीं है, जल ही जीवन है। तो इसकी रक्षा करना, इसको बचाए रखना हमारा कितना परम आवश्यक कर्तव्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से बिल्कुल ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य देखें तो अलवणीय जल का अनुपात ही बहुत कम है। और यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौमजल स्रोत से प्राप्त होता है। अलवणीय जल से तात्पर्य है कि स्वच्छ जल, यानी जो हम पीने में यूज कर सकते हैं। देखिए, जो अलवणीय जल है जिनका लगातार नवीनीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है भौम जल के रूप में। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे कि जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल का एक नवीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है? ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे? ये 3/4 जल होने के बावजूद भी जल दुर्लभता और जल संसाधन एवं प्रबंधन की आवश्यकता। देखिए, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जल दुर्लभता हो गई यहाँ पे। जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए ये सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती परी पानी हारिनी जो होती हैं कि चित्र हो जाते हैं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में हमें क्या अंतर देखने को मिलेगा। स्थान के अनुसार, जैसे दिए गए समय और स्थान के अनुसार भिन्नताएं हैं, परंतु अधिकतया जल की कमी इसकी अति शोषण की वजह से, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के जो असमान वितरण है, इसके कारण हमें देखने को मिल सकता है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्लभता हो? यानी हमारे जैसे कई शहर ऐसे उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता, अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग, यानी जो जल की कमी हो रही है, वही जल की दुर्लभता अत्यधिक जनसंख्या के कारण, अत्यधिक मांग के कारण और इसके असमान वितरण के कारण भी हमें देखने को मिल सकता है। आगे हम यहाँ देखते हैं, जैसे असमान वितरण का परिणाम हो सकता है, यानी जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं केवल उपयोग होता है, बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज के उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में देखें तो जल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की क्या है आवश्यकता है। देखिए कैसे जल की अभाव में या फिर ऐसे लाइन लगाती हुई महिलाएं हैं जल प्राप्त करने के लिए। आगे देखते हैं हम, जैसे कि टेलीविजन में बहुत सारे विज्ञापन देखते हैं। इसमें हम क्या, बहुत सारे जो किसान हैं, किसानों के खेतों पे अपने निजी कुएं होते हैं, नलकूप है, जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं। परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी भी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि जल ही नहीं रहेगा, फिर ना तो कृषि उत्पादकता बढ़ेगी और ना हमें भोजन सुरक्षा मिल सकता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ है और विकास के अवसर प्राप्त भी हुए हैं। आजकल हम देखें तो हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, बड़े बड़े औद्योगिक घराने के रूप में ये सब फैली हुई हैं और उद्योगों की जो बढ़ती हुई संख्या है, इसके कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। यानी अलवणीय जो जल है, अब इतना उद्योग स्थापित, क्योंकि सभी उद्योगों में जल का उपयोग अधिकांश तो होता ही होता है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। इसकी काफी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है और इसके अलावा शहरों की बढ़ती जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनसे संबंधित जो समस्याएं हैं वो और भी गहरी हुई हैं। यदि आप शहरी आवास में समितियों या कॉलोनियों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है और इनकी जो कमी है होती जा रही है दिन प्रतिदिन। आगे दिया है कि अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की बात की। मात्रात्मक यानी कुछ आंकड़े हमने ऊपर देखे। अब हम ऐसी परिस्थिति के बारे में विचार करें जहाँ लोगों की आवश्यकता के लिए काफी जल संसाधन है, माने बहुत पर्याप्त जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की क्या है, दुर्लभता है। तो इन क्षेत्रों के बारे में देखेंगे। ये जो दुर्लभता किस वजह से हो रही है, यानी पानी भी है लेकिन फिर भी वहाँ पे जल की दुर्लभता है। क्यों? क्योंकि ये दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित भी है और मानव उपयोग के लिए क्या है, खतरनाक है। क्योंकि अब अशुद्ध जल को तो उपयोग नहीं करने लायक है, करेंगे तो फिर मनुष्य क्या बहुत सारे गंभीर बीमारियों से क्या होगा, वो ग्रसित हो जाएगा। जिस प्रकार यहाँ दिया है कि भारत की जो नदियां हैं, विशेषकर छोटी सरिताएं जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई हैं। कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि प्रदूषण के कारण। बड़ी नदियां जैसे गंगा और यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण व नगरीकरण और औद्योगिकरण का भारत की नदियों पे तो अत्यधिक दुष्प्रभाव है और हर दिन गहराता ही जा रहा है दुष्परिणाम। इससे संपूर्ण जीवन क्या है, खतरे में है। ये रिपोर्ट है, देखिए दिया है कि द सिटीजन्स फिफ्थ रिपोर्ट है CSE की 1999 के अनुसार। तो आगे दिया है कि आपने अनुभव तो कर ही लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नीकृत करें होने से इसको बचाएं। जो नहीं जो भी हमारे प्राकृतिक परितंत्र है उसको जो भी उसमें ह्रास हो रहा है उसको कम करें। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या भी पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पे क्या हो सकता है, गंभीर प्रभाव देखने को मिल सकता है। आगे हम देखते हैं कि जो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं हैं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन किस प्रकार से बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बना करके जल संसाधनों का समन्वित विकास, उसका उचित प्रबंधन किया जा रहा है। आइए देखते हैं हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें। पुरातत्व, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख, दस्तावेज, रिकॉर्ड बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियां भी बनाई हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए हैं। जैसे यहाँ दिया है कि भारत में प्राचीन जलीय कृतियां, तो इसमें हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में जलीय कृतियां कौन कौन सी हैं। इसमें दिया है कि ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नजदीक ही देखें तो श्रृंगवेरा में गंगा नदी के बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था इलाहाबाद में श्रृंगवेरा नामक स्थान पे। यहाँ पे आगे फैक्ट दिया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके समय बृहद स्तर पे बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। कलिंग यानी उड़ीसा का क्षेत्र है, उड़ीसा, नागार्जुनकोंडा यानी आंध्र प्रदेश, बेन्नूर यानी कर्नाटक और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत हमें मिलते हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई। आगे फैक्ट दिया है 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज, खास एक विशिष्ट प्रकार का तालाब बनवाया। एक विशिष्ट प्रकार के तालाब होते हैं जिसको हम हौज भी कहते हैं। आगे है कि बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है और जो यानी जो बहाव होता है उसकी दिशा को रोकने के लिए एक बाधा खड़ी कर दी जाती है, उसे कहते हैं बांध, जो आमतौर पे जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, न कि इसके ढांचे से। ठीक, अधिकतर जो बांधे होते हैं में एक ढलवा हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर लगातार बहता है और बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना, उद्देश्य, ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या
पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध या देखें तो नीचे बांध, मध्यम बांध और उच्च बांधों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि बांध क्या है। देखिए यहाँ दिया है कि हम देखते हैं कि जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक है बांध। देखिए परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते हैं। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते हैं, अपितु उनका उद्देश्य क्या है? विद्युत उत्पादन करना, घरेलू और औद्योगिक उपयोग और जल आपूर्ति के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन और आंतरिक नौका चालन और मछली पालन भी इसके उद्देश्य हैं। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे इसके उद्देश्य होते हैं, बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करता है, जहां एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो सतलुज, ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई दोनों के काम में आती है। जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो जल विद्युत के साथ साथ सिंचाई के लिए भी काम में उपयोग किया जाता है। और इसी प्रकार महानदी बेसिन में जो हीराकुंड परियोजना है, ये क्या है? जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का इसका समन्वय है, इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी प्रकार हम देखें तो स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पे आधारित जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, उनको उपनिवेश काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पे ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया, जो भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। जवाहरलाल नेहरू, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि जवाहरलाल नेहरू ने ये जो है बांधों को किसकी संज्ञा दी है? ये इनको कहा है आधुनिक भारत के मंदिर। ये बहुत इनका महत्वपूर्ण कोटेशन है कि जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को कहा है क्या? आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते जो कृषि है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था, सभी ये समान रूप से सबका विकास ये करेगी। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध कई कारणों से जो परिनिरीक्षण और विरोध के विषय ये सब बन गए हैं। आगे देखिए यहाँ पे ये दिया है, एक प्रकार का लोकगीत है, इन्हीं से संबंधित ये गढ़ा गया है। ये दिया है कि हमने आषाढ़ में फसलें बोई हैं, हम भद्रा में भादु लगाएंगे, बाढ़ से दामोदर फैल गई है, नाव इसमें नहीं चलेगी। ओ दामोदर हम आपके पैर पड़ते हैं, बाढ़ का कहर कुछ कम करो, भादु 1 साल बाद आएगा, अपनी सतह पे नाव चलने दो। यानी जैसे इससे आग्रह कर रहे हैं। और नदियों को हमारे यहाँ देवी के रूप में भी पूजा जाता है। तो ये जो लोकप्रिय भादु गीत है, जो दामोदर घाटी में लगभग वहाँ के जो स्थानीय लोग उनके द्वारा गाया जाता है, जो शोक की नदी, यानी दामोदर को शोक के नाम से भी जानते हैं, दामोदर नदी को कि बंगाल का शोक। तो इस वजह से भी ये वहाँ पे इस प्रकार का बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाता है जब दामोदर नदी में, तो इस प्रकार का ये लोकगीत गाया जाता है वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा। जो शोक की नदी कही जाने वाली दामोदर नदी में बाढ़ के दौरान आने वाली समस्याओं का ये वर्णन करता हुआ नजर आ रहा है, इसमें दिखाया गया है। आइए हम देखते हैं जो नदियां हैं, नदियों पे बांध बनाने, उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका जो प्राकृतिक बहाव है, जो प्राकृतिक रूप में बहते वो तो अवरुद्ध होता है। तो जिसके कारण क्या होगा? तलछट बहाव कम हो जाता है। अत्यधिक तलछट जलाशय के तली पे जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अत्यधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जो जलाशय हैं, उनके द्वारा वहाँ पे जो मौजूद वनस्पतियां होती हैं, मिट्टियां होती हैं, सारे के सारे क्या होती हैं? जल में डूब जाती हैं और डूब के अपघटित हो जाती हैं। जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और जो बड़े बांध है, ये नए पर्यावरणीय आंदोलन को जन्म दे रहे हैं, जैसे यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन हमने सुना है। इन सब के कारण भी बन गए, क्योंकि वहां से बहुत बहुत अधिक क्षेत्रफल में जल राशि को रोका जाता है, वनों का ह्रास हो जाता है, बहुत सारे लोगों को वहां से स्थानांतरित करना पड़ता है। इस वजह से ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से देखें तो स्थानीय समुदाय ही करते हैं। बृहद स्तर पे विस्थापन के कारण है कि आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण और देश की जो बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? शायद जमींदारों, बड़े किसानों को या उद्योगपतियों और कुछ नगरीय केंद्रों को।
गाँव में देखें तो गाँव के भूमिहीनों को लीजिए तो क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठाते हैं? जैसे सिंचाई के कई क्षेत्र में फसल प्रतिरूप परिवर्तित कर दिया जाता है, जहाँ किसान जल गहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इस इम्तिदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकी परिणाम हो सकते हैं। और इसी दौरान हम देखें तो इसने क्या किया है, आगे देखते हैं। इसने जो है भूमि जो मालिक होते हैं, भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ा करके सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। हम ये देखते हैं, जैसे इससे देखते हैं पहले, जैसे यहाँ पे दिया है नर्मदा आंदोलन के बारे में कुछ जानकारी। इसको पहले हम देखते हैं। देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? एक गैर सरकारी संगठन, एक प्रकार का एनजीओ है और जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविद है, इसमें मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामाबंद करता है। मूल रूप से शुरू में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था और हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया है। लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी, विस्थापन का सुख स्वीकार किया, यह विश्वास करके कि सिंचाई के प्रसाद से वे मालामाल हो जाएंगे जब ये बांध बनेगा, सरदार सरोवर बांध। तो प्रायः रिहंद नदी, उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि रिहंद में भी कि उत्तरजीवी ने हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया कि चलो ठीक है, कष्ट हो रहा है तो देश के विकास के लिए ये कष्ट हम अपने कुर्बान करते हैं। परंतु अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद जब उनकी आजीविका उनका अधिक जोखिमपूर्ण हो गई है तो पूछे जा रहे हैं कि हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया है। ये स्रोत देखिए दिया गया है। आइए हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है सरदार सरोवर बांध के बारे में कि जो सरदार सरोवर बांध है ये कहाँ है? गुजरात में नर्मदा नदी पे बनाया गया है। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सम्मिलित हैं। सरदार सरोवर परियोजना जो है गुजरात में ये दिया है कि 94 से 90 गांवों तथा 173 कस्बों, राजस्थान में 124 गांवों के सूखाग्रस्त जो थे तथा मरुस्थलीय भागों की जल की आवश्यकता को ये पूरित करेगा या उसकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आगे हम देखते हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलावा अलग अलग उपयोग है और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा कर रहा है। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्र में अत्यधिक जल आपूर्ति देने पे परेशान किसान उपद्रव उतारू हो गए कि हमारे यहाँ जल की कमी हो रही है और आप सारा जल सप्लाई शहरी क्षेत्र में कर दे रहे हैं। जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं कि लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े आम होते जा रहे हैं, यानी देखने में जैसे यहाँ दिया है कि जैसे बहुत सारे ऐसे जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, कुछ कुछ राज्यों में 2 राज्यों 3 राज्यों के बीच जो भी उनका जो उसका जल बेसिन क्षेत्र है या फिर जहाँ पे जिस राज्य की सीमा पे वो बांध बनाया जा रहा है तो उसको लेके उनमें मतभेद उत्पन्न हो जाता है, बहस छिड़ जाता है। तो सरकार क्या करती है, उन सबको संगठन को वो बनाकर या किसी भी माध्यम से उसको सुलझाने का प्रयास करती है। जैसे यहाँ पे एक जानकारी दी गई है कि जो कृष्णा गोदावरी विवाद है, इसकी शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तित कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताने जाने से हुई। मतलब कृष्णा गोदावरी जो विवाद हुआ तो महाराष्ट्र सरकार ने इसका विरोध किया कि नहीं, फिर इसका जल आंध्र प्रदेश को क्यों उसको दिशा मोड़ करके दिया जा रहा है या फिर कर्नाटक को क्यों दिया जा रहा है। इससे इन राज्यों में पड़ने वाले जो नदी के निचले हिस्से में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योगों पे क्या होगा, विपरीत असर पड़ेगा। आगे हम देखते हैं, ये देखिए नदी तंत्र दिया गया है। इस चित्र में स्पष्ट तो नहीं दिख रहा है लेकिन मोटा मोटा हम देख सकते हैं। जैसा कि उत्तर वाला हो गया हमारा गंगा यमुना का ये मैदान हो गया, इधर हो गया हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, इसमें देख सकते हैं इसकी यमुना की सहायक नदी हो गई। इधर सिंधु नदी हो गई, सिंधु के साथ साथ सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, ये सारी नदियाँ। ये प्रायद्वीपीय हो गई तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। पश्चिम की तरफ बहने नदी नर्मदा हो गई, यहाँ पे हमें और बिल्कुल दक्षिण में कावेरी, पेरियार जो पश्चिम में छोटी छोटी नदियाँ हैं। ये कुछ इसमें चित्र दिया गया है। आगे हम देखते हैं नदी परियोजनाओं पर जो अधिकतर आपत्तियां उठाई जाती हैं, तो हम देखें तो
उनके उद्देश्य में विफल हो जाने पर है। यानी जब उनका उद्देश्य जो नदी घाटी परियोजनाएं जिन उद्देश्य को लेकर तैयार की जाती हैं, जब वो अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाती हैं तो फिर क्या होता है, आपत्तियां उन पे आने लगती हैं। यह एक विडंबना ही है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, उनके जलाशय में तलछट जमा होने से वे बाढ़ बाढ़ आने के कारण बन जाते हैं। यानी उनको बाढ़ नियंत्रण के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन जलाशय में तलछट भरने की वजह से बाढ़ का खुद ही कारण बन बैठते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। आपने पढ़ा होगा, वर्ष 2006 में महाराष्ट्र में और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ, अपितु बृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। बांध के जलाशय पे तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि ये तलछट जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, यानी तलछट प्राकृतिक उर्वरक तो है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती और जिसके कारण क्या होता है, भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ती हैं। और यह भी माना जाता है कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं, मुख्य रूप से इनका योगदान किसमें होता है, भूकंप के आने के कारणों में से भी अहम भूमिका निभाते हैं। इनकी संभावना भूकंप की ओर बढ़ जाती है। अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां होती हैं, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। जैसे यहाँ दिया है कि वर्षा जल संग्रहण, इसमें क्या है, बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रह ढांचे भी पाए जाते हैं। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थिति की परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल, बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए गए थे। और पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोगों ने गुल का मतलब क्या है, आइए हम देखते हैं। यहाँ गुल अर्थात कुल यानी पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए इनको बनाई जाती है, क्योंकि धारा बदल के यहाँ पे जलाभाव क्षेत्र है, वहां पे नदियों को मार्ग परिवर्तित करके नहरों के माध्यम से जैसे हो उनकी सिंचाई की व्यवस्था की जाए। पश्चिमी भारत में देखें तो विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। जो वर्षा होता है उस जल को संग्रहित किया जाता है। पश्चिम बंगाल में देखें तो बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। देखें तो राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा, 2.44 मीटर चौड़ा टांका था। जो टांका यहाँ था वह सुविकसित छत वर्षा जल संग्रह तंत्र का यह अभिन्न अंग था। यह बनाया जाता था जो वर्षा जल था उसको संचित करने के लिए। ये देखिए, ये है हैंडपंप के माध्यम से पुनर्भरण। जैसे देखिए यहाँ पे वर्षा का जल दिखाया गया है, कुछ जमीन पे आ रहा है, कुछ छतों पे आ रहा है, फिर इसको क्या किया जा रहा है, संग्रहित किया जा रहा है इस माध्यम से इसको। और वही जब नीचे क्या रहता है, यहाँ पे पुनर्भरण हो जाता है, फिर इसी जल को हम क्या करते हैं, हैंडपंप के माध्यम से अपने उपयोग के लिए निकालते हैं। यहाँ पे देखिए बेकार पड़े कुएं के माध्यम से पुनर्भरण, यानी जो भी जल धरातल पे आए, छत पे आए, बालकनियों पे आए, सारे जल क्या होते हैं, एकत्र होते हैं और इस कुएं में आके जो सबसे गहरा भाग होगा उसी में इकट्ठा होगा। अब इस कुएं में प्रवेश करके जल भरण होगा, यहाँ पे यानी जल भंडारण होगा और यही भूमिगत जल के रूप में संचित हो जाएगा। जैसे यहाँ आगे दिया है कि पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। रेत और ईंट प्रयोग करके जल का क्षरण किया जाता है। नेक्स्ट है कि भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है, जहां से इसे तुरंत प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि हौज से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है और बाद में इस जल का उपयोग भी किया जाता है इस तरीके से।
आगे हम देखते हैं, जैसे देखिए ये दिया है कि एक कुल से वर्तुल ग्रामीण तालाब बनता है, जहाँ काजा गांव के चित्र के अनुसार एक काजा गांव का चित्र दिया है। देखिए बहुत बड़ा सा तालाब बनाया गया, यहाँ पे जल का क्या किया जा रहा है, एकत्रीकरण। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे जैसे जो भी जल एकत्र किया जाता है मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। एक वे घरों के ढलान जो ढलवा छतें हैं, छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए होते थे और छत से वर्षा का पानी इन्हीं नलों से होकर भूमिगत टंका तक पहुंच जाता था, जहाँ इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था। नल और छत जब साफ हो जाते थे, फिर उसके बाद जो वर्षा होती है, फिर उस जल को संग्रहित किया जाता था। यानी पहले जल को संग्रहित नहीं किया जाता था, इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रह किया जाता है। जैसे ऐसे हम भी कहते हैं कि पहले बारिश में नहीं नहाना चाहिए क्योंकि बहुत अशुद्धियां होती हैं, तो उससे बहुत सारे स्किन संबंधी प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकता है। तो इस तरह उस जल को नहीं एकत्रित किया जाता है, फिर बाद में जो वर्षा होता है उसे एकत्रित किया जाता है। टांका में देखें तो वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। वर्षा जल जो होता है अथवा पालर पानी, जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से हमें क्या होती है, राहत मिलती है। देखिए ये है एक रोचक तथ्य, इसमें हम देखिए क्या जानते हैं। देखिए मेघालय की राजधानी जो शिलांग है, इसमें छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। ये एक रोचक इसलिए है क्योंकि जो चेरापूंजी है और माउसिनराम जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलांग से ये 55 किलोमीटर दूरी पर ही स्थित है और यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। यानी जो कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा यहाँ होता है, फिर भी यहाँ पे पीने के लिए पानी की आवश्यक कमी होती है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत के जल संग्रहण व्यवस्था से ही होती है, जो घरेलू जल की आवश्यकता की पूर्ति होती है यहाँ पे मेघालय में। आगे हम देखते हैं कि यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। इंदिरा गांधी जो नहर है वो 12 महीने ही पेयजल उपलब्ध करवाता है, तो थोड़ा सा जो वर्षा जल है, छत वर्षा जल, इसके संग्रहण में क्या है, कमी आ रही है। हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूरू जिले में देखें तो स्थित एक सुदूर गांव है, जो उसका नाम है गंडाथूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है और गांव के लगभग देखें तो 200 घरों में यह व्यवस्था है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित भी कर ली है। यहाँ प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचे के बारे में अधिक जानकारी के लिए चित्र हम देख सकते हैं 3.4 को देखें और इस गांव में हर वर्ष 1000 मिलीलीटर वर्षा जल प्राप्त होता है। देखिए ये कैसे यही है छत जल संग्रहण कैसे किया जाता है। ये दिया है कि इसमें कि जो छत जल संग्रहण है थार के सभी शहरों ग्रामों में प्रचलित था। वर्षा जल को घरों की ढालू छतों पे गिरता है, उसे पाइप द्वारा भूमिगत टंका के अंदर ले जाते हैं। मैंने भूमि में एक गोल छिद्र होता है, उसे कहते हैं, जो मुख्य घर अथवा आंगन में बना होता है। ऊपर दिखाया गया चित्र दर्शाता है कि जल पड़ोसी की छत से एक लंबे पाइप के द्वारा लाया जाता है और यहाँ पड़ोसी की छत का उपयोग वर्षा जल को एकत्र करने के लिए किया गया है। चित्र में एक छेद दिखाया गया है जिसके द्वारा वर्षा जल भूमिगत टंकों में चला जाता है। देखिए ये इसमें इस पाइप के माध्यम से क्या होगा, जो जल है भूमिगत जल उसमें पाइप में चला जाएगा। इसमें देखिए कौन कौन से प्रणालियां हैं। इसमें देखिए यहाँ पे दे रहा है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, यानी इसमें क्या होता है। देखिए इसमें दिया है कि मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर
क्या किया जाता है, इनको पौधे पर छोड़ दिया जाता है। इसमें जैसे चित्र 1 में दिया है कि देखिए पहाड़ी शिखरों पे सदा नीरा झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांसों के पाइपों का उपयोग किया जाता है और इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के निचले स्थान तक पहुंचाया जाता है। जैसे चित्र हम देखते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे दिया गया है किस प्रकार से पाइपों का जल प्रयोग करके झरनों से उसको दिशा मोड़ करके पहुंचाया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है निचले स्थानों पे इस माध्यम से। आगे दिया चित्र 2 तथा 3 में आप देखिए इसमें क्या है, इसमें दिया है कि बांस से निर्मित, यानी ये देखिए ये वाला 2 हो गया, ये हमने 1 देख लिया, यहाँ पे ये 2 हो गया, ये होगा 3। इसमें है कि बांस से निर्मित चैनल से, इसमें बांस के द्वारा चैनल बनाए जाते हैं। इनके पौधों के स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है। पौधे तक बांस पाइप से बनाई व बिछाई गई विभिन्न जल शाखाओं में जल वितरित किया जाता है। पाइपों में जल प्रवाह इनकी स्थितियों में परिवर्तन करके नियंत्रित भी किया जाता है। चित्र 4 में देखें तो देखिए चित्र 4 दिया गया है। इसमें दिया है कि यदि पाइपों को सड़क पार ले जाना हो तो उन्हें भूमि पर ऊंचाई से लाया जाता है। चित्र ये 5-6 दिया हुआ है। इसमें क्या दिया है कि जो संकुचित किए गए जो चैनल है, चैनल सिलेक्शन और पथांतरण इकाई का जल सिंचाई के अंतिम चरण में प्रयुक्त की जाती है और अंतिम चैनल सेक्शन से पौधे की जड़ों के निकट जल गिराया जाता है इसमें, ताकि जल का ज्यादा ह्रास न हो, सीधे उनकी जड़ों तक क्या हो, जो जल की मात्रा है पहुंच सके। देखिए यहाँ पे दिया है, आगे जो वही ऊपर हम पढ़े उसे कंटिन्यू करते हैं। वहाँ पे कि 10 भराई के साथ यहाँ संग्रहण दक्षता 80% है। यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल का संग्रह और उपयोग कर सकता है। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग यहाँ पे जो है 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। यहाँ पे ये एक रोचक तथ्य दिया है कि तमिलनाडु जो है एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचे का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई भी क्या है किया जा सकता है यदि कोई नहीं बनाता है हर घर छत जल। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।